नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय 8 आनुवंशिकता का सिद्धांत भाग 2 पढ़ेंगे। यह अस्वीकरण है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के पाठ के अधिगम उद्देश्य। सबसे पहले हम मेंडल के वंशागति के नियमों पर चर्चा करेंगे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हम इन नियमों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि पनेट वर्क का उपयोग करके कैसे एक संकर और द्विसंकर संकरणों के माध्यम से वंशागति के प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जा सकता है, यानी कि हम आनुवंशिक परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह अनुक्रमणिका है। तो हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे आनुवंशिकता पर। फिर हम लक्षणों की वंशगति के नियम पढ़ेंगे और मेंडल का योगदान। इसके बाद हम जानेंगे कि ये लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं। और फिर हम आज के व्याख्यान का एक संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे। और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी हल करेंगे। आखिर में कुछ मुख्य बिंदु होंगे जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। और फिर होंगे कुछ रोचक प्रश्न जो आपके हल करने के लिए रहेंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं लक्षणों की वंशागति के नियमों से और मेंडल का इसमें क्या योगदान था। तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने खोज की कि माता पिता से संतानों में गुण कैसे स्थानांतरित होते हैं, मटर के पौधों पर प्रयोग करके। एक गुण, तो हम यहाँ पे लक्षण की बात कर रहे हैं। ये एक जीव की विशिष्ट विशेषता है, जैसे कि पौधे की ऊंचाई। तो ये एक ऐसी विशेषता है जो वंशानुक्रमित हो सकती है और माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो सकती है। अब जीन की बात करते हैं। एक जीन वंशानुक्रमता की एक मूल इकाई है जो माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होती है। अब ये जीन निर्देश ले जाता है जो एक जीव को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और विशिष्ट गुणों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आंखों का रंग या फिर हमारा रक्त समूह। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की। तो यह डीएनए का एक खंड है। तो डीएनए अणु का एक विशिष्ट हिस्सा है जिसमें एक विशेष प्रोटीन या गुण बनाने के लिए निर्देश होते हैं। तो हर खंड या जीन आनुवंशिक जानकारी ले जाता है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे युग्म विकल्पी की। ये एक ही जीन के अलग अलग संस्करण होते हैं जो एक विशिष्ट स्थान पर गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं। तो हर जीव हर जीन के लिए 2 युग्म विकल्पी वंशानुक्रमित करता है, एक हर माता पिता से। तो ये युग्म विकल्पी एक ही जीन के विभिन्न रूप है। उदाहरण के लिए ले लीजिए ऊंचाई। ऊंचाई के जीन में लंबेपन और बौनेपन के लिए युग्म विकल्पी होते हैं, यानी कि ऊंचाई के लिए एक जीन के अलग अलग संस्करण होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। ये युग्म विकल्पी लंबाई के लिए कोड कर सकते हैं और दूसरा बौनेपन के लिए। अब प्रभावी लक्षण। प्रभावी गुण एक ऐसी विशेषता है जो पहली पीढ़ी यानी कि F1 में दिखाई देती है जब अलग अलग गुणों वाले माता पिता को का संस्करण किया जाता है। तो इसे हम एक बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि बड़ा T, और ये होता है लंबाई के लिए। और ऐसे ही एक अप्रभावी लक्षण होता है, वो होता है जो पहली पीढ़ी यानी कि F1 में नहीं दिखता जब 2 अलग अलग गुणों का संस्करण किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रभावी गुण अप्रभावी वाले को छिपा देता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी यानी कि जब हम F2 में आएंगे तो वहां पर अप्रभावी गुण फिर से दिख सकता है जब एक जीव 2 अप्रभावी युग्म विकल्पी वंशानुक्रमित करता है। तो एक छोटा, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? छोटे अक्षर से, जैसे कि छोटा T। इसका उपयोग बौनेपन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्लियर? ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हम मेंडल के मूल नियम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता का नियम। अब देखिए, जब कोई युग्म विकल्पी प्रभावी होता है तो वह अप्रभावी युग्म विकल्पी के प्रभाव को छिपा देता है।
इसका मतलब ये है कि अगर किसी जीव में कम से कम एक प्रभावी युग्म विकल्पी है तो प्रभावी गुण प्रकट होगा। अप्रभावी युग्म विकल्पी केवल तभी दिखाई देता है जब दोनों युग्म विकल्पी अप्रभावी हो। एक प्रभावी गुण या लक्षण ये वो होता है जो किसी जीव की शारीरिक विशेषताओं यानी कि लक्षण प्ररूप की बात कर रहे हैं हम, उसमें दिखाई देता है भले ही जीन की सिर्फ एक प्रतिलिपि मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जीव में एक प्रभावी युग्म विकल्पी और एक अप्रभावी युग्म विकल्पी है तो प्रभावी गुण ही दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं विसंयोजन का नियम। तो युग्मक निर्माण के दौरान जोड़े में मौजूद युग्म विकल्पी जो एक जीन के ही अलग अलग संस्करण होते हैं ये अलग अलग युग्मकों में अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जिसे पृथक्करण कहते हैं ये सुनिश्चित करती है कि हर युग्मक को सिर्फ एक युग्म विकल्पी मिले। लैंगिक प्रजनन के दौरान हर माता पिता संतान को एक युग्मक देते हैं। हर युग्मक हर जीन के लिए सिर्फ एक युग्म विकल्पी ले जाता है जिसका मतलब है कि उसमें एक पूरे जीव के लिए आवश्यक आधी आनुवंशिक जानकारी होती है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये क्या कहता है? यह सिद्धांत जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं ये कहता है कि अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीन युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो समजात गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यादृच्छिक रूप से अलग होते हैं जिसके कारण संतान में आनुवंशिक संयोजनों की बहुत विविधता होती है। तो युग्मक निर्माण के दौरान अलग अलग जीनों के युग्म विकल्पी यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं। इसका मतलब है कि एक गुण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। यह यादृच्छिकता संतान में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाती है। ठीक है, इतना हमें समझ आया। ये इनके 3 नियम थे। अब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को अपने आनुवंशिक पदार्थ का आधा हिस्सा देते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चा अपने जीन का आधा हिस्सा माता से और आधा पिता से प्राप्त करता है। प्रत्येक विशेष का माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। माता पिता के जीन मिलाकर आंखों का रंग या लंबाई जैसी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। तो हर बच्चे में हर विशेषता की 2 प्रतियां होती हैं या संस्करण होती है। तो ये संस्करण जिन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं वही ये अलग हो सकते हैं। अब ग्रेगर मेंडल ने माता पिता से संतान में लक्षणों का हस्तांतरण के मूलभूत नियमों की खोज की। उन्होंने पाया कि लक्षण अलग अलग इकाइयां जिन्हें अब जीन कहा जाता है उसके माध्यम से वंशानुगत होते हैं। उन्होंने प्रभाविता और पृथक्करण जैसे प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की थी और उनके यही कार्य आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखते हैं। तो मेंडल ने विपरीत लक्षण दर्शाने वाले मटर के साथ प्रयोग किए यानी कि मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। तो ये तालिका हमें 7 अलग अलग विशेषताएं बताती है। मटर के पौधों में हर एक के साथ 2 विविधताएं हैं। तो ये लक्षण जैसे कि तने की ऊंचाई, तो तने की ऊंचाई तना लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। इसी तरह फूल का रंग बैंगनी हो सकता है या सफेद हो सकता है। फिर फूल की स्थिति जो अक्षीय हो सकती है या अग्रस्त हो सकती है, या फिर फली का आकार जो कि या तो फूली हुई हो सकती है या संकुचित हो सकती है। फली का रंग हरा हो सकता है या पीला। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार हो सकता है और उसी तरह बीज का रंग पीला या हरा हो सकता है। तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एकल संकर संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक संकर संकरण में प्रभुत्व का नियम बताता है कि एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी लक्षण को संतति में छिपा देता है।
पृथक्करण का नियम कहता है कि हर माता पिता हर लक्षण के लिए केवल एक युग्म विकल्प ही स्थानांतरित करता है, जो युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। अब आइए एकल संकर संकरण का उपयोग करके वंशागति के सिद्धांत को समझते हैं। तो यहाँ पे हम पनेट वर्ग का उपयोग कर सकते हैं संभावित आनुवंशिक संयोजनों की भविष्यवाणी करने के लिए। तो सबसे पहले लंबा उसको दर्शाया गया है बड़े टी से बनाम बौने पौधे यानी कि छोटा टी। तो F1 पीढ़ी में जब एक लंबा पौधा उसको हम एक छोटे पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो सभी संतति लंबे होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए होता है क्योंकि लंबा युग्मक विकल्पी यानी कि बड़ा टी छोटे युग्म विकल्पी यानी कि छोटे टी पर प्रभावी होता है। तो हर F1 पौधे का एक बड़ा टी और एक छोटा टी युग्म विकल्पी मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विषम युग्मजीय जीन रूप यानी कि बड़ा टी छोटा टी बनता है, जो लंबे लक्षण प्ररूपों को व्यक्त करता है। तो हमें देखने को क्या मिलते हैं? लंबे पौधे। तो यहाँ पे अब जनक एक ले लीजिए जो कि लंबा पौधा है। तो इस आनुवंशिक उदाहरण में जनक 1 हमारा लंबा पौधा है। बड़ा टी का मतलब है कि लंबे माता पिता के, यहाँ पे हम लंबाई के लक्षण ले रहे हैं। तो यहाँ पे लंबाई के लिए 2 प्रभावी युग्म विकल्पी है। फिर है जनक 2 यानी कि बौने पौधे, और इसका होगा छोटा टी बौनेपन के लिए। अब हम एक पनेट वर्ग अगर बनाए तो यह तालिका 2 विषम युग्मजीय माता पिता यानी कि बड़ा टी और छोटा टी के बीच एक संकर संकरण के लिए एक पनेट वर्ग दिखाती है। तो अब हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में क्या मिलता है हमें। तो एक संकर संकरण में जहां बड़ा टी लंबे पौधों के लिए प्रभावी युग्म विकल्पी है, सभी बड़ा टी छोटा टी का मतलब है कि सभी संतान एक प्रभावी बड़ा टी युग्म विकल्पी और एक अप्रभावी छोटा टी युग्म विकल्पी वंशागति करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सभी संतान लंबे लक्षण प्ररूप को दिखाते हैं, क्योंकि प्रभावी गुण अप्रभावी को छिपा कर देता है। तो यहाँ पे इस मामले में कोई मध्यवर्ती विशेषता नहीं दिखाई देती, तो कोई मिश्रण नहीं हो रहा गुणों का। इस आनुवंशिक परिदृश्य में केवल एक माता पिता का गुण ही संतान में स्थानांतरित हुआ, यानी कि हमें एक ही गुण देखने को मिल रहा है, कोई मिश्रण नहीं यहाँ पर होता। तो केवल एक पैतृक लक्षण दिखाई दिया, कोई मध्यम ऊंचाई वाले पौधे यहाँ पर नहीं थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर आरेख में देख सकते हैं, मेंडल ने एक एकल संकर संकरण को ये दर्शाता है जहाँ F1 पीढ़ी में अगर हम देखें तो हमें शुद्ध बड़ा टी और शुद्ध छोटा टी पौधों के संकरण से प्राप्त हुआ F1। तो यहाँ पर सभी पौधे लंबे होते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे आप देख सकते हैं लंबे हैं, बड़ा टी और छोटा टी। अब जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागन किया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे 3:1 में प्राप्त होते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वंशानुगत गुण आपस में मिश्रित नहीं होते बल्कि अगली पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में हम उसे देख पाएंगे। अब हम F2 पीढ़ी में देखते हैं। तो F2 संतति में लंबे और छोटे दोनों पौधे दिखाई दिए। तो लक्षण प्ररूपी अनुपात है 3:4, यानी कि 4 में से 3 लंबे पौधे और 4 में से 1 छोटे। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाइयां है जो एक जीव को बनाए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, और ये गुण सूत्र पर स्थित होते हैं, ऊंचाई जैसे लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो जीन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। जीन की 2 प्रतियां जीवों में मौजूद होती है।
जो उन्हें एक हर माता पिता से मिलती है। कुछ व्यक्तियों में समान जीन होते हैं, मतलब उन्होंने दोनों माता पिता से एक जीन का समान संस्करण विरासत में पाया होता है, जबकि दूसरों में अलग अलग जीन होते हैं जिन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। तो पनेट वर्ग आनुवंशिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ा टी और छोटा टी संकरण के लिए माता पिता के युग्म विकल्पी क्या होंगे? बड़ा टी और छोटा टी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वर्ग सभी संभावित संयोजन दिखाता है, बड़ा टी, छोटा टी और बड़ा टी, छोटा टी। यहाँ पर भी बड़ा टी, छोटा टी और बड़ा टी, छोटा टी। तो हर संतान का जीन प्ररूप बड़ा टी, छोटा टी होगा, जो ये दिखाता है कि सभी संतान प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बच्चों, हम द्विसंकर संकरण का उपयोग करके वंशागति के सिद्धांत को समझते हैं। तो यहाँ पर जनक एक का जीन प्ररूप बड़ा आर आर वाई वाई है, यानी कि बड़ा आर और छोटा वाई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास गोल बीज यानी कि बड़ा आर और हरे बीज यानी कि जिसे छोटे वाई से प्रदर्शित किया गया है। आर गोल बीज के लिए, यानी कि हम इस आर की बात कर रहे हैं, ये गोल बीज के लिए प्रभावी युग्म विकल्पी है, और जो ये वाला वाई है ये हरे बीज के लिए अप्रभावी युग्म विकल्पी है। तो ये जनक यानी कि जनक एक केवल आर और वाई युग्म विकल्पी को अपनी संतान को आगे दे सकता है। अब जनक 2 की बात करते हैं। इसका जीन प्ररूप छोटा आर बड़ा वाई है, मतलब उनके पास झूरीदार बीज यानी कि ये छोटा आर ये झूरीदार बीज के लिए है, और पीले बीज यानी कि बड़ा वाई है, ये पीले बीज के लिए। इससे पता चलता है कि वे केवल अप्रभावी आर युग्म विकल्पी बीज के आकार के लिए और प्रभावी वाई युग्म विकल्पी बीज के रंग के लिए आगे दे सकते हैं। अब देखते हैं कि F1 पीढ़ी में फिर हमें क्या मिलेगा। तो इस संकरण में P1 का जीन प्ररूप RRYY है और P2 का जीन प्ररूप RRYY है, यानी कि छोटा आर बड़ा वाई। तो जब उन्हें संकरण किया जाता है तो सभी जो F1 संतान हमें मिलेगी, उसका जीन प्ररूप होगा बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा वाई। इसका मतलब है कि प्रत्येक जनक प्रत्येक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी का योगदान कर रहा है। F1 पीढ़ी दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी है, जो दोनों लक्षणों के प्रभावी लक्षण प्ररूप दिखा रहा है। यह एक द्विसंकर संकरण है जहां लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो रहे हैं। तो सभी जो F1 संतति है वो प्रभाविता के कारण गोल और पीले होंगे, यानी कि अगर दोनों जनक मटर के पौधों में बीज के आकार और रंग के लिए विषम युग्मजी है तो सभी F1 संतान प्रभावी लक्षण गोल और पीला दिखाएंगे। तो जनक एक का जीन प्ररूप बड़ा आर छोटा वाई है और वो गोल और हरे हैं। जनक 2 हमने देखा जूरीदार और पीले बीज वाले पौधे, इनका जीन प्ररूप छोटा आर और बड़ा वाई है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला था? सभी संतति हमें गोल और पीले बीज वाले मिले और इनका जीन प्ररूप है बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा वाई। तो यहाँ पे जीन प्ररूपिक अनुपात 100% बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा वाई है, यानी कि इस संकरण से होने वाली सभी संतान का जीन प्ररूप समान है। तो ये अनुपात पूर्ण प्रभाविता और संतान के आनुवंशिक संरचना में कोई विभिन्नता ना होने का संकेत देता है। अगर हम लक्षण प्ररूप अनुपात देखें तो हमें 100% गोल और पीले बीज वाले पौधे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप आरेख में देख सकते हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण का संक्षिप्त विवरण है। यह दिखाना कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीज का आकार यानी कि गोल या झुर्रीदार और रंग
पीला या हरा अगली पीढ़ी में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये हमारा जनक एक है और ये जनक दूसरा है। तो ये गोल और हरे बीज है और इनका संकरण हुआ है झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधों से। तो हमें F1 पीढ़ी में ऐसे पौधे मिले जो सभी गोल और पीले बीज वाले हैं, यानी कि हमें बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई वाले पौधे मिलते हैं। अब हम F2 पीढ़ी में देखते हैं। तो F2 पीढ़ी में यानी कि अब जो संकरण हो रहा है वो बड़ा आर, छोटा आर और बड़ा वाई, छोटा वाई पौधों का हो रहा है, बड़ा आर, छोटा आर और बड़ा वाई, छोटा वाई पौधों के साथ। तो अब हम F2 पीढ़ी के लिए पनेट वर्ग भी बना सकते हैं। तो जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, आप पनेट वर्ग बना के जरूर कोशिश करें, इससे आपको ज्यादा समझ आएंगी चीजें। तो यहाँ पे युग्मक क्या होंगे? 4 संभवित युग्मक है जो अर्धसूत्री विभाजन के दौर में एक विषम युग्मजी जीव में बटे हैं, जिसका जीन प्ररूप RRYY है। तो हमें यहाँ पे युग्मक क्या मिले? बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। ये 4 युग्मक हुए हमारे। अब अगर हम पनेट वर्ग बनाएं तो ये तालिका विषम युग्मजी माता पिता के बीच एक द्विसंकर संकरण का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर युग्मक आप देख सकते हैं और ये है जितने भी संयोजन बनते हैं, लक्षण प्ररूपी अनुपात मिलता है। तो यह मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दर्शाता है, जहां प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होता है। एक गुण की विरासत जैसे कि फूल का रंग दूसरे गुण की विरासत को प्रभावित नहीं करता, जैसे कि बीज का आकार। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि F2 पीढ़ी में फिर हमें मिलते हैं कई सारे संयोजन बनते हैं। तो F2 लक्षण प्ररूप अनुपात हमें मिलता है 9:3:3:1। तो 16 में से 9 हिस्सा गोल पीले रंग के मटर के पौधे हैं, 16 में से 3 गोल और हरे बीज वाले हैं, 16 में से 3 झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे हैं और 16 में से एक ऐसे पौधे हैं जो झुर्रीदार और हरे दोनों गुण दिखाते हैं। तो F2 जीन प्ररूपिक अनुपात अगर हम देखें तो वो होगा 1:2:2:4 1:2:1:2:1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो 9:3:3:1 है। अब बच्चों हम गतिविधि पर चर्चा करते हैं। तो चित्र में हम यह पुष्टि करने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे कि F2 पीढ़ी में वास्तव में बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी लक्षण संयोजनों का 1:2:1 था। तो जो कि हमने पढ़ा कि F1 पीढ़ी में हमें मिला कि सभी लंबे पौधे थे और फिर जब संकरण किया गया 2 F1 पौधों का तो हमें एक F2 का अनुपात मिला। तो इसके लिए हम एक परीक्षार्थ संकरण करते हैं जो कि F2 के 1:2:1 जीन प्ररूपिक अनुपात की पुष्टि करता है। तो चलिए हम इस गतिविधि का पहले उद्देश्य समझते हैं। सबसे पहले समस्या को समझना है, पहचानना है हमें कि बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी वाले जो भी पौधे हैं वो सभी देखने में कैसे होंगे? वो सभी लंबे होंगे, यानी कि उनका लक्षण प्ररूप समान है।
अब परीक्षार्थ संकरण का उपयोग कर सकते हैं। सीखना कि एक परीक्षार्थ संकरण किसी जीव के छिपे हुए जीन प्ररूप को कैसे प्रकट कर सकता है। तो ये परीक्षार्थ संकरण एक प्रजनन विधि है जिसका उपयोग एक जीव का छिपा हुआ जीन प्ररूप पता लगाने के लिए किया जाता है। अब एक जीव को एक ज्ञात अप्रभावी जीन प्ररूप वाले के साथ संकरण करके वैज्ञानिक संतति के लक्षण को का निरीक्षण कर सकते हैं। अगर प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं तो अज्ञात जीव जो है वो संभवतः विषम युग्मजी है। अगर सभी संतति अप्रभावी लक्षण दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि जो अज्ञात जीव है वो समयुग्मक अप्रभावी है। तो F2 पीढ़ी में 1:2:1 जीन प्ररूपिक अनुपात की पुष्टि करने के लिए एक परीक्षार्थ संकरण किया जाता है संतति के लक्षण प्ररूप की निरीक्षण करने के लिए। 1:2:1 ये अनुपात जीन प्ररूप में 1:2:1 या लक्षण प्ररूप में 3:1 होता है के रूप में दिखाई देता है, जो कि अपेक्षित आनुवंशिक अनुरूप की पुष्टि करेगा। तो अब प्रक्रिया को समझते हैं। तो F2 प्रभावी पौधों का चयन करना है हमें। F2 पीढ़ी में हमें उन पौधों को का एक बड़ा नमूना लेना है जो प्रभावी लक्षण दिखाते हैं, जैसे कि लंबे मटर के पौधे उदाहरण के लिए। अब अप्रभावी परीक्षक के साथ संकरण करना है, मतलब प्रत्येक F2 पौधे का व्यक्तिगत रूप से एक समयुग्मजी अप्रभावी पौधे यानी कि छोटा टी परीक्षक जिसे हम कह रहे हैं उसके साथ संकरण करना है। और फिर हमें संतानों का विश्लेषण करना है। तो एक परीक्षार्थ संकरण में हम संतान को परखते हैं ताकि किसी एक माता पिता का अज्ञात जीन प्ररूप पता चल सके। संतान के लक्षण प्ररूप को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि माता पिता समयुग्मकी है या फिर विषम युग्मकी। तो सबसे पहला संकरण देखते हैं परीक्षार्थ एक। यदि F2 जनक समयुग्मजी है, ये समयुग्मजी प्रभावी है यानी कि बड़ा टी है, तो जो सभी संतति है वो विषम युग्मजी होंगी और प्रभावी लक्षण प्ररूप को प्रदर्शित करेंगी, जैसा कि हम यहाँ पर पनेट वर्ग में देख सकते हैं। तो ये युग्मक हुए और यहाँ पे हमें मिलता है बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी, यानी कि ये हमारे संतति है। अब अवलोकन देखते हैं। तो जब एक लंबा पौधा यानी कि बड़ा टी को हम एक छोटा पौधा के साथ संकरण कर रहे हैं तो सारे संतान हर माता पिता से एक युग्म विकल्पी विरासत में पाते हैं, क्योंकि लंबा युग्म विकल्पी यानी कि बड़ा टी छोटा युग्म विकल्पी पर प्रमुख है। हर संतान का जीन प्ररूप यह होगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, बड़ा टी और छोटा टी, और वे लंबा गुण दिखाएंगे। तो ये पुष्टि करता है कि जो F2 जनक है उसका जीन प्ररूप बड़ा टी था, क्योंकि सभी संतति प्रभावी लक्षण को दिखा रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं। अब हम एक लंबे पौधे को, इस बार बड़ा टी को हम एक छोटे पौधे के साथ संकरण कर रहे हैं जो कि छोटा टी है। अब हमें आधे संतान को प्रभावशाली यानी कि आधे संतान प्रभावी लंबा गुण दिखाएंगे और दूसरे को अप्रभावी छोटा गुण मिलेगा। तो ये पुष्टि करता है कि इस मामले में जो F2 जनक है उसका जीन प्ररूप बड़ा टी छोटा टी था। तो आनुवंशिक संकरण का विश्लेषण करते समय हमें गिनती करनी है कि कितने परीक्षार्थ संकरण में लक्षण का 1:1 आया, जो विषम युग्मजी माता पिता की ओर को दर्शाता है, और कितने ने सारे प्रमुख संतान उत्पन्न करते हैं जो समयुग्मजी प्रमुख माता पिता को इंगित करते हैं।
तो निष्कर्ष देखते हैं हमारी इस गतिविधि का। प्रभावी लक्षण वाले F2 विशिष्टियों के एक प्रतिनिधि नमूने का परीक्षण करके यह प्रयोग समयुग्मजी यानी कि बड़ा टी और विषम युग्मजी यानी कि बड़ा टी छोटा टी विशिष्टियों के बीच प्रभावी ढंग से अंतर कर सकता है। तो जब आनुवंशिक संकरण किए जाते हैं तो जो परिणाम देखे गए हैं उनकी तुलना अपेक्षित 1:2:1 जीन प्रारूप के अनुपात से की जा सकती है। इन परिणामों को अप्रभावी व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के साथ मिलाकर जो लक्षण प्रारूप में दिखाई देते हैं, हम सांख्यिकीय विधियों का उपयोग कर सकते हैं ये जांचने के लिए कि आंकड़े अपेक्षित आनुवंशिक अनुपात का समर्थन करते हैं या नहीं, और इससे हम ये पुष्टि करने में मदद मिलती है कि वंशागति का स्वरूप मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का पालन करता है या नहीं। तो इस परीक्षार्थ संकरण 2 की बात करते हैं। यदि F2 जनक विषम युग्मजी है यानी कि बड़ा टी छोटा टी है, तो यहाँ पर संतति प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रारूपों का 1:1 मिश्रण यहाँ पे हमें दिखेगा। तो संतति में प्रभावी से अप्रभावी लक्षण प्रारूप का 1:1 हमें दिखाई देता है, और ये तब होता है जब एक जनक प्रभावी युग्म विकल्पी योगदान करता है और दूसरा अप्रभावी युग्म विकल्पी योगदान करता है, जैसा कि हम इस तालिका में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संकरण किया है बड़ा टी छोटा टी और एक बड़ा टी छोटा टी पौधे का, दोनों ही लंबे हैं। इनके बीच में एक संकरण के लिए पनेट वर्ग आप बना सकते हैं। ये संतति के संभावित आनुवंशिक संयोजन दिखाता है। तो यहाँ पे युग्म विकल्पी बड़ा टी प्रभावी और छोटा टी अप्रभावी मिलकर बड़ा टी, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी छोटा टी। तो ये संयोजन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बच्चों हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने मठ में पढ़ाई की, वियना विश्वविद्यालय में विज्ञान और गणित पढ़ा उन्होंने। वह शिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी जो वैज्ञानिक खोज है वो जारी रखी। तो ग्रेगर मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, उन्होंने अपने मठ में वापस लौट आए वो और मटर के पौधों पर प्रयोग करने लगे। तो वहां उन्होंने ध्यानपूर्वक अलग अलग मटर की किस्मों को पाला, यह देखते हुए कि लक्षण माता पिता से संतान में कैसे पारित होते हैं। तो मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक वंशागति के स्वरूप को माप और विश्लेषण कर सकते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों और उनके संचरण को समझने में मदद करता है। तो गणित और विज्ञान के ज्ञान को संयोजित किया वंशागति के नियमों की खोज करने के लिए। तो यहाँ पर आप चित्र में ग्रेगर मेंडल की एक तस्वीर देख सकते हैं। तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता को समझने के लिए मटर के पौधों का अध्ययन किया। उन्होंने 3 लक्षणों पर ध्यान अपना केंद्रित किया: फूल का रंग, बीज का आकार और तने की ऊंचाई। तो सबसे पहले उनका जो लक्षण उन्होंने चुना वो था पौधे की ऊंचाई, जो कि या तो लंबा पौधा हो सकता है या फिर बौना। फिर उन्होंने बीज का आकार चुना, जो कि या तो गोल हो सकते हैं या झूरीदार। और फिर उन्होंने फूल का रंग भी चुना, जो कि या तो सफेद हो सकता है या फिर बैंगनी। तो ये 3 लक्षणों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। अब एक संकर संकरण, यहाँ पे हम एक लक्षण ले रहे हैं, तो उसमें अगर हम F1 पीढ़ी का परिणाम देखें तो हमें मिला कि सभी संतति प्रभावी लक्षण को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनकों में कम से कम एक प्रभावी युग्म विकल्पी अवश्य मौजूद था।
और सभी विषम युग्मजीय यानी कि बड़ा टी छोटा टी उनका जीन प्ररूप है। अगर हम इसमें F2 पीढ़ी के अनुपात को देखें जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर लक्षण प्ररूपी अनुपात है 3:1, 3 लंबे और 1 बौना पौधा। और जीन प्ररूपी अनुपात अगर हम देखें तो वो है 1:2:1। अब अगर हम द्विसंकर संकरण की बात करें जहां पे हमने दो लक्षणों की वंशागति को समझा, तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला? सभी संतति दोनों प्रभावी लक्षण को दर्शा रहे थे और सभी विषम युग्मजीय है यानी कि बड़ा आर छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई। इसका मतलब है कि उसके स्थानांतरित प्रत्येक लक्षण के लिए दो अलग अलग युग्म विकल्पी होते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आर छोटा आर बीज के आकार को संदर्भित करता है और बड़ा वाई छोटा वाई बीज के रंग को। हम अगर F2 पीढ़ी का अनुपात देखें तो हमें लक्षण प्ररूपी अनुपात मिला था 9:3:3:1, जो कि एक द्विसंकर संकरण का अपेक्षित परिणाम है। और जीन प्ररूपी अनुपात देखें तो वो 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1 मिला। अब ये लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं? तो लक्षण जीन के माध्यम से माता पिता से संतान को विरासत में मिलते हैं, जो डीएनए के खंड होते हैं। तो अब मैं आपको यह सरल शब्दों में समझाती हूँ। डीएनए और प्रोटीन का पहले उत्पादन देखते हैं। डीएनए में प्रोटीन बनाने के लिए आनुवंशिक निर्देश होते हैं। तो जीन्स डीएनए के खंड होते हैं जो प्रोटीन्स बनाने के लिए जानकारी को रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोटीन विभिन्न विशेषताओं और लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो लंबाई का लक्षण उसको हम उदाहरण में लेते हैं। तो पादप हार्मोन ये वृद्धि को प्रेरित करते हैं। अब इन हार्मोन के निर्माण के लिए विशिष्ट एंजाइम जिम्मेदार होती है। यदि एंजाइम कुशलता से कार्य करते हैं तो हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है। जब हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनते हैं तो पौधा स्वस्थ और लंबा होता है। इसके विपरीत यदि एंजाइम की दक्षता कम है तो हार्मोन कम बनेगा और पौधा बौना रह जाएगा। तो यह अंततः पौधे की ऊंचाई को निर्धारित करता है। तो दोनों माता पिता अपने संतान के डीएनए में बराबर योगदान करते हैं। हर माता पिता अपने आनुवंशिक पदार्थ का आधा हिस्सा देते हैं, जो मिलकर बच्चे का पूरा आनुवंशिक ढांचा बनाता है। अब हर जीव प्रजनन के दौरान जीन्स के 2 सेट विरासत में पाता है, एक हर माता पिता से। तो इसका मतलब यह है कि हर जीवित चीज में हर लक्षण के लिए यानी कि हर जीव में हर लक्षण के लिए जीन्स का एक जोड़ा होता है जो उसकी विशेषताओं को निर्धारित करता है। अब जनन कोशिका जैसे कि शुक्राणु और अंड कोशिकाएं सिर्फ जीन्स का एक सेट ले जाती है जिसे अगुणित सेट कहा जाता है। जीन्स या तो प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, जो ये प्रभावित करता है कि लक्षण एक जीव में कैसे व्यक्त होते हैं। तो एक प्रभावी जीन अपना लक्षण दिखाएगा भले ही सिर्फ एक मौजूद हो, जबकि एक अप्रभावी जीन अपना लक्षण तब भी दिखाता है जब 2 मौजूद हो। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र से के यादृच्छिक पृथक्करण से संतान में अद्वितीय आनुवंशिक संयोजन बनते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समजात गुणसूत्र यादृच्छिक रूप से अलग होते हैं और हर युग्मक को मातृ और पितृ जीन्स का मिश्रण मिलता है। तो आनुवंशिक लक्षण पीढ़ियों को छोड़ सकते हैं जो अप्रभावी युग्म विकल्पी की वजह से होते हैं। एक अप्रभावी लक्षण तभी दिखता है अगर एक व्यक्ति युग्म विकल्पी की 2 प्रतियां विरासत में पाता है, एक हर माता पिता से। अगर दोनों माता पिता अप्रभावी युग्म विकल्पी ले जा रहे हैं लेकिन लक्षण नहीं दिखा रहे हैं तो
उनका बच्चा दोनों को विरासत में पा सकता है और लक्षण व्यक्त कर सकता है। अब हम गुणसूत्र की संरचना को समझते हैं। तो जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने धागे जैसी संरचनाएं हैं। हर गुणसूत्र का एक अलग इकाई है, एकल डीएनए धागा नहीं है। इसका मतलब है कि जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर फैले होते हैं और हर गुणसूत्र बहुत सारे जीन ले जाता है। अब मानव शरीर की हर कोशिका में हर गुणसूत्र की दो प्रतियां हैं, एक माँ से वंशानुगत होती है और एक पिता से। इससे हर कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या 23 जोड़े हो जाती है। तो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का हर एक जोड़ा अलग हो जाता है, जिसमें हर जोड़े से एक गुणसूत्र हर नए बने जनन कोशिका में जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि हर जनन कोशिका को आनुवंशिक जानकारी का पूरा एक सेट मिले, आधा हर माता पिता से। तो यह या तो मातृ या पितृमूल का हो सकता है। तो यह चित्र कोशिका के भीतर आनुवंशिक सामग्री की संरचना को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप सेल देख सकते हैं या फिर कोशिका। ये जीवन की मूल इकाई है जिसके भीतर सभी संरचनाएं मौजूद है। केंद्रक में कोशिका के मध्य में स्थित ये भाग कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। गुणसूत्र हमने पढ़ा, ये केंद्रक के भीतर गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर गुणसूत्र की विस्तृत संरचना देख सकते हैं आप, जो कि कुछ एक्स आकार का होता है। डीएनए, ये गुणसूत्र वास्तव में अत्यधिक संघनित डीएनए होते हैं। अब यहाँ पर आप डीएनए की घुमावदार दोहरी हेलिक्स संरचना को भी देख सकते हैं, जो सभी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करती है। अब बच्चों, यहाँ पर हम एक तालिका देख सकते हैं जो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताती है। तो लैंगिक जनन में अगर हम आनुवंशिक सामग्री की बात करें तो जनन कोशिकाएं सामान्य गुणसूत्र संख्या को बहाल करने के लिए संयोजित होती है, जबकि अलैंगिक जनन में सामान्य वंशागति नियमों का पालन होता है। अगर हम डीएनए स्थिरता की बात करें तो लैंगिक जनन में प्रजातियां के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करता है और अलैंगिक जनन में क्रियाविधि भिन्न हो सकती है लेकिन सिद्धांत समान रहते हैं। लैंगिक जनन में वंशागति प्रतिरूप मेंडेलियन वंशागति प्रतिरूपों का पालन होता है और अलैंगिक जनन में भी समान वंशागति नियम का पालन होता है। तो दोनों तरीके जीव की डीएनए स्थिरता बनाए रखते हैं लेकिन अलग अलग आनुवंशिक विविधता वाले संतानों का उत्पादन करते हैं। तो कोशिकाएं डीएनए में प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी आनुवंशिक निर्देश होते हैं। ये कोशिका के केंद्रक में भंडार होता है और गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है। डीएनए 4 रासायनिक आधार ATCG से बना एक कोट का उपयोग करता है जो जीन अभिव्यक्ति नाम के प्रक्रिया के माध्यम से प्रोटीन बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है उसे जीन कहते हैं। प्रोटीन जीवों में विभिन्न विशेषता और लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और ये लक्षण जटिल आणविक तंत्रों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे की ऊंचाई ये विशिष्ट पौधे के हार्मोन से प्रभावित होती है, जैसे कि ऑक्सिन। तो ये हार्मोन कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, विकास को ऊपर और की ओर बढ़ावा देते हैं। तो अगर हम पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधे के कुछ विशेष रसायन जैसे ऑक्सिन ये प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। यह हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने और कोशिकाओं का आकार बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे कि पौधे की लंबाई बढ़ती रहे। ठीक है, अब पौधे की अंतिम ऊंचाई सीधे तौर पर मौजूद हार्मोन की सांद्रता
से संबंधित होती है। यदि आवश्यक वृद्धि हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनता है तो पौधा लंबा होता है, कमी होने पर वृद्धि रुक जाती है। तो हार्मोन का निर्माण एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे विशेष प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम की कार्यक्षमता जितनी बेहतर होगी, हार्मोन संश्लेषण की दर उतनी ही अधिक होगी। तो यदि पौधे की आनुवंशिक गुण कुशल एंजाइम बनाने के निर्देश देते हैं तो हार्मोन का उत्पादन अधिकतम होगा। इस कारण पौधे की तीव्र वृद्धि होती है और वह लंबा होता है। और इसके विपरीत यदि किसी आनुवंशिक त्रुटि या उत्परिवर्तन के कारण एंजाइम कम कुशल बनता है तो हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होगा? पौधे की वृद्धि बाधित होती है और वह छोटा या बौना रह जाता है। ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान नए जीव को अपने आनुवंशिक पदार्थ का आधा हिस्सा अपनी माता से और आधा हिस्सा अपने पिता से प्राप्त होता है। प्रत्येक जनक प्रत्येक जीन की एक प्रति प्रदान करता है। मतलब किसी विशेष लक्षण के लिए संतान को उस जीन की एक प्रति पिता से और दूसरी प्रति माता से प्राप्त होती है, जिससे कि कुल 2 प्रतियां बनती हैं। तो पौधों में भी जीन के 2 सेट होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु जैसी जनक कोशिकाएं अगुणित होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी कि जीन का केवल एक सेट होता है ताकि निषेचन के दौरान 2 सेट मिलकर एक नया जीव बना सके। तो लैंगिक प्रजनक आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करता है क्योंकि 2 अलग अलग जनकों के जीन आपस में मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आनुवंशिक विविधता है वो सुनिश्चित होती है। अब हम वंशागति की क्रियाविधि समझते हैं। लैंगिक जनन में संतति को माता और पिता दोनों से आनुवंशिक योगदान प्राप्त होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के जोड़े अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और ये सुनिश्चित करता है कि संतति में माता पिता के लक्षणों का वितरण यादृच्छिक और संतुलित तरीके से हो सके। तो जनक कोशिकाएं प्रजाति स्थिरता बनाए रखती हैं। तो निषेचन के बाद जब ये मिलते हैं यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जैसी जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। निषेचन के बाद जब ये मिलते हैं 2 द्विगुणित संख्या पुनः स्थापित हो जाती है, जिससे कि पीढ़ी पर पीढ़ी प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या और विशिष्टता बनी रहती है यानी कि स्थिरता बनी रहती है। अलैंगिक जनन की वंशागति के नियमों का अनुसरण करता है यानी कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। यहाँ वंशागति का नियम सरल है। जनक का संपूर्ण डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाकर संतति में जाता है, जिससे वे अपने जनक के समान होते हैं। तो चाहे जनन लैंगिक हो या अलैंगिक, दोनों का मूल उद्देश्य आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सफलतापूर्वक पहुंचाना है। तो चलिए आज के व्याख्यान का अब हम सारांश देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, आज हमने प्रभुत्व का नियम समझा, जो कि समझाता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले प्रजनन वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो संतति में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। पहली पीढ़ी में हमने देखा कि सभी संतानें ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो F1 पीढ़ी में बौनेपन का जीन मौजूद होता है, लेकिन वह लंबेपन के जीन के प्रभाव के कारण दिखाई नहीं देता। तो ऐसे दब जाने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। फिर बच्चों हमने पृथक्करण का नियम समझा। यह नियम बताता है कि जब कोई जीव प्रजनन के लिए युग्मक बनाता है तो उसके जीन के जोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये अलग होना इसे सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे। तो एक लक्षण के लिए जिम्मेदार दोनों जीन अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं।
इसका अर्थ यह है कि युग्मक में या तो लंबेपन का जीन होगा या बौनेपन का। अब जब F1 पीढ़ी के पौधों को हमने आपस में उनका संकरण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी यानी कि जो F2 पीढ़ी है उसमें अप्रभावी लक्षण यानी कि जो बौनेपन है फिर से प्रकट हो जाता है। फिर बच्चों हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी समझा। यह नियम बताता है कि अलग अलग लक्षण के जीन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। एक लक्षण की विरासत में मिलना दूसरे लक्षण के विरासत में मिलने को प्रभावित नहीं करता, जैसे कि हमने बीज का रंग और बीज का आकार देखा था। तो द्विसंकर संकरण में लक्षणों के स्वतंत्र रूप से अलग होने के कारण संतानों में नए गुण दिखाई देते हैं। इसका परिणाम हमेशा 9:3:3:1 के विशिष्ट अनुपात में आता है। अब बच्चों हम कुछ एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि मेंडल के प्रयोग कैसे दिखाते हैं कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो मेंडल ने मटर के ऐसे पौधे को चुना जिनमें स्पष्ट रूप से दिखने वाले विरोधी लक्षण थे, जैसे कि लंबा बनाम बौना पौधा। एक संकर संकरण का अर्थ है कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण, जैसे कि केवल ऊंचाई की वंशागति का अध्ययन किया। F1 पीढ़ी में जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का संकरण कराया गया तो जो पहली पीढ़ी थी जिसे हम F1 पीढ़ी बोलते आए हैं उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया में बौनेपन का लक्षण पूरी तरह से छिप गया और वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बौनेपन जैसा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में उपस्थित होने के बावजूद स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये लक्षण आप देखें नष्ट नहीं होता बल्कि प्रभावी लक्षण के कारण दब जाता है। तो लंबाई जैसा वह लक्षण जो अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और दूसरे विरोधी लक्षण को दबा देता है यानी कि अप्रभावी लक्षण को छिपा देता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण की शारीरिक रूप से दिखाई देता है। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में ही प्रजनन कराया तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में बौने पौधे फिर से दिखाई देने लगे और इससे ये सिद्ध हुआ कि अप्रभावी लक्षण केवल छिपा हुआ था, वो खोया नहीं था। तो अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी संतति में लगभग 25% में फिर से प्रकट होता है। तो मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में केवल अपनी शुद्ध अवस्था यानी कि समयुग्मजीय अवस्था में ही व्यक्त होता है। तो अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी जिसका रक्त समूह ए है और वो एक औरत से शादी करता है जिसका रक्त समूह ओ है और उनकी बेटी का रक्त समूह ओ है। सवाल पूछा गया है कि क्या यह जानकारी अकेले ये निर्धारित कर सकती है कि रक्त समूह ए या ओ प्रभावी है, क्यों या क्यों नहीं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो केवल पिता के रक्त समूह ए और बेटी का रक्त समूह ओ होने की जानकारी के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि रक्त समूह ए प्रभावी है या नहीं। तो आनुवंशिकी में प्रभाविता स्थापित करने के लिए अधिक विस्तृत पारिवारिक जानकारी की आवश्यकता होती है। अब रक्त समूह ए दो अलग अलग जीन प्ररूप के कारण हो सकता है, या तो दोनों युग्म विकल्पी ए हो यानी कि समयुग्मजी हो बड़ा ए, या एक युग्म विकल्पी ए हो और दूसरा ओ हो। अब रक्त समूह ओ केवल तभी संभव है जब किसी व्यक्ति को अपने दोनों माता पिता से ओ युग्म विकल्पी विरासत में मिला हो और ये एक महत्वपूर्ण सुराग है जो वंशागति की दिशा तय करता है। तो क्योंकि बेटी को पिता से एक ओ युग्म विकल्पी मिला है इसलिए पिता का जो जीन प्ररूप है वो निश्चित रूप से ए ओ होना चाहिए।
साथ ही बेटी को माँ से ओ मिलना चाहिए, जिसका अर्थ है कि माँ का रक्त समूह ओ है, जो कि दिया गया है। अब यदि परिवार में अन्य बच्चों के रक्त समूहों की जानकारी उपलब्ध होती तो प्रभाविता का प्रतिरूप स्पष्ट हो सकता था। केवल एक बेटी के ओ रक्त समूह से हम पिता के एओ होने का अनुमान लगाते हैं, जो कि एक सिर्फ संभावना है। हम निश्चित रूप से वो नहीं कह सकते। तो अंत में यह स्पष्ट होता है कि अकेले इस सीमित जानकारी से मेंडेलियन प्रभाविता के नियम को हम सिद्ध नहीं कर सकते। विभिन्न पीढ़ियों और संतानों के तथ्य की अनुपस्थिति में निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। तो अब बच्चों हम कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था वो था एक संकर संकरण। तो इसमें हमने देखा कि F1 पीढ़ी में सभी संतान प्रभावी और विषम युग्मजी यानी कि बड़ा टी छोटा टी होते हैं। फिर हमने F2 अनुपात देखा, यानी कि F2 पीढ़ी में क्या अनुपात है, लक्षण प्ररूप अनुपात हमें मिला 3:1 और जीन प्ररूप अनुपात था 1:2:1। यही इसके बाद हमने एक द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2 लक्षणों की वंशागति को समझा, उसका एक साथ अध्ययन किया जाता है। हर लक्षण को एक अलग जीन नियंत्रित करता है और हर जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी और विषम युग्मजी संतति थे, यानी कि बड़ा आर छोटा आर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर हमने F2 अनुपात देखा, तो F2 अनुपात में लक्षण प्ररूप हमने देखा 9:3:3:1 और जीन प्ररूप हमने देखा 1:2:2:4 अनुपात 1:2 अनुपात 1:2 अनुपात 1। तो ये मुख्य संख्याएं याद रखना यहाँ पे आवश्यक है, ताकि आप किसी भी सवाल का हल कर सके आसानी से। एक संकर में जो अनुपात है वो 3:1 है और द्विसंकर में आपको अनुपात याद रखना है 9:3:3:1। तो ये आप संख्याएं याद रखें। तो अब बच्चों कुछ रोचक प्रश्न है जिन्हें आप पढ़ें और इनका हल करें। वर्णन करें कि आणविक स्तर पर लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, डीएनए पर एक जीन से लेकर किसी जीव में एक दृश्य विशेषता तक। अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए पौधे की ऊंचाई जैसे उदाहरण का उपयोग करें। दूसरा प्रश्न ये है कि मेंडल के निष्कर्षों के आधार पर समझाइए कि लक्षणों की वंशागति 2 पीढ़ियों में कैसे होती है। आप अपनी व्याख्या का समर्थन करने के लिए एक आरेख या पनेट वर्क का उपयोग कर सकते हैं। तो इनको आप जरूर हल करने की कोशिश करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।